हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आप भी अपने बचपन में आसमान में टिमटिमाते तारों को देख करके रोमांचित हो जाते थे। बचपन में जब कभी भी आप खुले विशाल आसमान को देखते थे तो क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता था कि आखिर ये चांद, तारे, सूरज और हमारा ग्रह पृथ्वी ये आखिर बने कैसे। हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल और ब्रह्मांड बना कैसे। क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या ये धरती खत्म हो सकती है, और अगर धरती खत्म हो जाए तो, या कभी धरती पूरी खत्म हो पाएगी कभी। बस एक सवाल, और क्या आपको पता है कि एक छोटा सा पत्थर, एक एस्टेरॉयड पूरी धरती को मिटा सकता है। यकीनन ये सारी बातें और ऐसे सवालों के जवाब आपने सिर्फ फिल्मों या वेब सीरीज में देखे होंगे, पर दोस्तों हम जो आपको बताने वाले हैं वो हकीकत है। अरे अरे घबराइए मत, क्योंकि आपके इन सारे सवालों के जवाब लेकर के आ गए हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें न केवल हम आपको एक ऐसे ही एस्टेरॉयड के बारे में बताएंगे जो पूरी पृथ्वी से काफी नजदीक है, और उसका प्रकोप क्या और कैसे हो सकता है ये जानना रोचक होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर जरूर कर देना, ताकि वे हमारे अनोखे सौर मंडल के राज के बारे में जान पाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, जिसमें अरबों सितारे और सौर मंडलों का वास है, और इसमें 200 अरब से अधिक तारे हैं। अरबों की संख्या में पर्याप्त धूल और गैसेस हैं, और सौर मंडल के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष और मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष ऊपर स्थित है। इसी के साथ साथ मिल्की वे गैलेक्सी में एस्टेरॉयड्स, मीटेरॉयड्स जैसे बड़े बड़े पत्थर भी घूमते रहते हैं। एस्टेरॉयड्स लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के गठन से बने हुए हैं। इसके पीछे एक इतिहास है, ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभ में बृहस्पति के जन्म में किसी भी ग्रह मंडल को मंगल और बृहस्पति के बीच के खाई में बनने से रोक दिया, जिससे वहां मौजूद छोटी उसमें एक दूसरे से टकरा गई, और आज देखिए ये एस्टेरॉयड्स में खंडित हो गई। अपने आकार के बावजूद एस्टेरॉयड से खतरनाक हो सकते हैं। कई अतीत में पृथ्वी से टकरा चुके हैं, और भविष्य में हमारे ग्रह में और भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। यही कारण है कि वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं और उनकी संख्या, कक्षाओं और भौतिक विशेषताओं के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अभी शायद आपका दिमाग सुन करके भारी हो रहा होगा, लेकिन आगे की बातों को जान करके आप अपना सर पकड़ लेंगे और कहेंगे क्या ये सब भी ब्रह्मांड में होता है। दोस्तों एस्टेरॉयड्स एलिप्टिकल कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और कभी कभी काफी गलत तरह से गिर जाते हैं। 150 से अधिक एस्टेरॉयड्स को एक छोटा सा अधिक चंद्रमा भी कहा जाता है, जिनमें से कुछ में 2 चंद्रमा होते हैं। एक एस्टेरॉयड की सतह का औसत तापमान -100 डिग्री फ़ारेनहाइट -73 डिग्री सेल्सियस होता है। एस्टेरॉयड्स लगातार अरबों वर्षों से अपवर्तित रहे हैं, जिससे उनके शोध से प्रारंभिक दौर में सौर मंडल के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। एस्टेरॉयड्स विभिन्न आकारों में होते हैं। कुछ ठोस पिंड हैं जो कि अन्य ग्रेविटी द्वारा एक साथ बंधे हुए मलबे के छोटे ढेर हैं। एक सर्वे के दौरान लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च सेंटर यानी कि लीनियर ने एक एस्टेरॉयड की खोज करी। 11 सितंबर 1999 में और 23 सितंबर 1999 को एलिसिबो ऑब्जर्वेटरी और डीप स्पेस मेट्रोपोल्ड यानी कि DSN ने मिलकर के रडार इंजन के जरिए इस एस्टेरॉयड की तस्वीरें खींची, जिसमें यह पाया गया कि ये धरती से काफी नजदीक है, और जो आने वाले समय में हमारे सौर मंडल से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने वाला है। इसे तब से इजिप्शियन माइथोलॉजिकल बर्ड के नाम से जाना जाने लगा। इसका नाम था बेनू 101955। पर यह एस्टेरॉयड बेनू इतना खास है क्यों? क्या ये हमारी पृथ्वी को तबाह कर देगा, या ये हमें हमारे सवालों के जवाब देगा? ये आने वाले कुछ समय में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों बेनू नामक ये कार्बोनेशियस एस्टेरॉयड है। किसी समय में ये पृथ्वी का हिस्सा था, और ये हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट से काफ़ी करीब से सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, और कभी कभी ये धरती का ऑर्बिटर के बहुत करीब आ जाता है। इसलिए इस एस्टेरॉयड को वैज्ञानिकों द्वारा पकड़ना थोड़ा आसान है, क्योंकि इसे आसानी से सैटेलाइट द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। और इसी मकसद से ओसिरिस रेक यानी कि ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल
इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेलिवेट एक्सप्लोरर सैटेलाइट मिशन को 18 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था इस सैटेलाइट को म्यू की सरफेस पर लैंड कर उसके ज़मीन के सैंपल इकट्ठे करके लाना। दोस्तों, ये सुनने में काफ़ी रोमांचक एवं आसान लगता है, परंतु क्योंकि इस मिशन को ख़त्म होने में करीब 7 साल लग जाएंगे, यानी कि तब तक 24 सितंबर 2023 तक ओसिरिस रेक अपना मिशन पूरा करके बेनू के सैंपल लेके वापस धरती पर आ जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं जो आपको बताऊंगा वो दिन शायद पृथ्वी के काले दिन हो सकते हैं। ये तभी मुमकिन है कि यदि सब कुछ मिशन के प्लान और स्ट्रेटेजी के अनुसार चला, नहीं तो इस मिशन को ढेर होने में देर नहीं लगेगी। पर दोस्तों, ओसिरिस रेक से पहले भी 3 ऐसे मिशन किए जा चुके हैं, जिसमें नासा द्वारा, नियोशोमेकर जापान की स्पेस कंपनी जैक्सा द्वारा हायाबुसा 1 और हायाबुसा 2 मिशन शामिल हैं। इसमें से जैक्सा द्वारा किया गया हायाबुसा मिशन इथिकुआ नामक एक एस्टेरॉयड पर किया गया था, जो करीब आधे घंटे तक रुक गया था और कुछ ही मात्रा में सैंपल कलेक्ट करके वापस धरती पे आ गया था। पर दोस्तों, बेनू पे किए जा रहे ये ओसिरिस रेक मिशन द्वारा हम पहली बार सफलतापूर्वक किसी एस्टेरॉयड पर ठीक तरह से लैंड कर उसके सैंपल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धरती पर ला सकते हैं। 3 दिसंबर 2018 यानी मिशन लॉन्च के ठीक 2 साल बाद ओसिरिस रेक बेनू के काफ़ी करीब पहुंच चुका है और उसने रडार इंजन की मदद से बेनू की सतह के कुछ डिटेल्ड तस्वीरें भी धरती पर भेजी हैं, जिन्हें उच्च एल्बिडो कार्बोनेट खनिजों की नसें दिख रही हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि ये एस्टेरॉयड के निर्माण से पहले बहुत बड़े मूल शरीर पर गर्म पानी के चैनलों के कारण बनी है, जिनकी मदद से शायद वैज्ञानिक पहली बार इस एस्टेरॉयड को इतने करीब से पकड़ पाएंगे और इतनी बारीकी से उसे समझ पाएंगे। 21 मई 2021 को ओसिरिस रेक ने एस्टेरॉयड की सतह का नमूना लेते हुए सफलतापूर्वक अपना काम खत्म कर दिया। दोस्तों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस मिशन की कुल लागत तकरीबन $800 मिलियन, जिसे यदि भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 5 खरब 55 अरब 52 करोड़ रुपए। पर दोस्तों, आखिर इतने पैसे और इंसानी दिमाग को इस मिशन में क्यों झोंका जा रहा है? आखिर क्यों नासा के बड़े बड़े बुद्धिजीवी एक्सपर्ट्स इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि बेनू की जाने की जो सतह है उसकी मिनरलोलॉजी एक केमिकल से बढ़ करके साइंटिस्ट ये पता लगाएंगे कि धरती की रचना आखिर हुई कैसे। और दोस्तों, आखिर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेनू एक समय पर अर्थ का ही हिस्सा था, तो उसके इंटरनल केमिकल कंपोजिशन से हमें अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। और तो और दोस्तों, बेनू दूसरे एस्टेरॉयड की तुलना में काफ़ी अलग भी है। इसका आकार एक घूमते हुए लट्टू की तरह है, जो करीब 3-4 घंटे में अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा कर लेता है। बेनू का ऑर्बिटल अपनी कक्षा में 178 डिग्री झुका हुआ है। पर दोस्तों, बेनू की रोटेशनल मूवमेंट समय के साथ साथ योर प्रेफर की काम धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। योर प्रेफर यानी कि सूरज के थर्मल एनर्जी से आने वाले फोटोन के मोमेंटम के कारण पनपता है। बेनू के इस रोटेशनल रिंग के इंप्रीमेंट को यारकोस एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर पल रहा है हमारे धरती के लिए खतरा। जी हाँ दोस्तों, बेनू की रोटेशनल स्पीड में ये बढ़ोतरी लगातार उसकी ट्रेजेक्टरी को बढ़ा रहा है, जो आगे चलकर हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। अगर हम वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन स्टैटिक्स पर नज़र डालें तो सितंबर 2060 तक बेनू 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरेगा और सितंबर 2135 तक 3 लाख किलोमीटर यानी कि चांद जितने दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरेगा। और सितंबर 2175 में जब बेनू फिर से धरती के करीब आएगा तो 24,000 में से एक प्रोबेबिलिटी ये है कि ये धरती से टकरा जाएगा। दोस्तों, बेनू करीबन 262.5 मीटर चौड़ा है और इस आकार का एस्टेरॉयड का एक छोटा सा हिस्सा भी एक पूरे समृद्ध शहर को तबाह करने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, यदि बेनू धरती से टकराता है तो पृथ्वी संग पूरी मानव जाति का नाश हो जाएगा। पर इसमें अभी बहुत लंबा वक्त है। फिलहाल तो हम आपको 2023 का इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं, जब ओसिरिस रेक अपने मिशन को पूरा कर बेनू की सतह से सैंपल लेकर के धरती पर आएगा और फिर साइंटिस्ट इसके बारे में बताएंगे कि जन्म से जुड़े
राजों से पर्दा उठाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने ग्रह पृथ्वी और सौर मंडल अंतरिक्ष से जुड़ी ये जानकारियाँ सुन करके और काफ़ी आनंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।